वेलकम टू द एपिसोड 8 ऑफ फॉरगॉटन हिस्ट्री। आज की तारीखी एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किस तरह एक बादशाह बगैर किसी फसाद बगैर किसी जंग किए एक दूसरे को अपना इक़्तिदार सौंप देता है। हालांकि आज तक हम हिस्ट्री के अंदर देखते आए हैं कि जंग और फसाद के बगैर तख्त उलट नहीं होते और किसी और के पास नहीं जाते। हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं। हम जानते हैं 1398 अमीर तैमूर, जिसको दुनिया अमीर तैमूर द लेन के नाम से जानती है, जो कि तैमूर एम्पायर का, जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जहाँ पर आज दुनिया में मौजूद है, वहाँ पे एक एम्पायर होता था तैमूर एम्पायर। वहाँ पे उसकी कैपिटल समरकंद से वो आता है, दिल्ली के ऊपर हमला करता है, इन्वेड करता है और दिल्ली के अंदर जो भी वेल्थ है मौजूद वो अपने साथ लेकर अपने कैपिटल समरकंद लौट जाता है। मगर अमीर तैमूर लौटते लौटते यहाँ पर एक पपेट जो है वो गवर्नमेंट बिठा जाता है खिज़र खान के नाम से। खिज़र खान का वो मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का गवर्नर बनाकर वो अपने कैपिटल लौट जाता है। खिज़र खान मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमीर तैमूर की जब डेथ होती है तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ पर अपनी डायनास्टी का कायम करता है, जिसको सैयद डायनास्टी कहते हैं। सैयद डायनास्टी वॉज फाउंडेड बाय द खिज़र खान इन 1414। सैयद डायनास्टी के अंदर हम ऐसी कोई बड़ी सी आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और बड़ी सी कोई इनोवेशन, कोई चेंजेस हम नहीं देखते हैं। बिल्कुल ये सिंपल सी डायनास्टी थी जो कि 1414 से लेकर 1451 तक रन करती है दिल्ली सल्तनत के अंदर। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर चौथी डायनास्टी थी और ये 37 ईयर्स रूल करने के बाद खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। खिज़र खान की ये बात थी कि वो ना ही अपने नाम के कॉइन्स बनवाते हैं और ना ही अपने नाम के साथ कोई टाइटल सुल्तान लगवाते थे, बल्कि वो अपने नाम के साथ रायत आला लगवाते थे। खिज़र खान की वफ़ात के बाद उसके बेटे मुबारक शाह तख्त पर बिठा दिए जाते हैं। मुबारक शाह की कुछ अपोजिशन हो जाती है मजलिस खलवत के साथ। जैसे कि आज के दौर के अंदर मजलिस शूरा होती है, नेशनल असम्बलीज, पार्लियामेंट है, उस वक्त के दौर के अंदर भी मजलिस खलवत होती थी, जिससे जो लीडर है, जो रूलर है, वो जिनसे रूलर जो है वो जो भी डिस्कशंस होती हैं, जो भी डिसीशंस होती हैं, उनमें एडवाइस लेता था। तो मजलिस खलवत ने क्या किया, मिलकर उसको असैसिनेट करवा देते हैं। इस तरीके से मुबारक शाह भी इस दुनिया से चल बसते हैं। चूँकि मुबारक शाह की कोई औलाद नहीं होती तो फिर उसके कज़न जो है मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह के दौरान जो है वो सैयद डायनास्टी बहुत ही कमज़ोर एरा से गुज़र रही होती है। होता यूँ है कि जैसे ही स्लेव डायनास्टी हम शुरू में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी एम्पायर होती है, बहुत बड़ी जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट बनती है, तो ये डायनास्टी में और एक्सपेंड हो जाती है। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही ज़्यादा हो जाती है तो वो कमज़ोर भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या होता है, जो एरियाज़, अलग अलग टेरिटरीज़ होती हैं, उनके जो गवर्नर्स होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो जो है शो कर देते हैं। तो मालवा एक रीजन था, उसने भी अपनी इंडिपेंडेंस शो की हुई थी, मगर उसको जो है कम करने के लिए, उसके ऊपर इन्वेड करने के लिए मोहम्मद शाह जो है वो दोबारा से इन्वेड करता है ताकि उसको अपनी सल्तनत में दाखिल कर सके। तो उसके लिए वो लाहौर के गवर्नर का हेल्प लेता है, जिसको बहलोल लोदी कहते हैं। बहलोल लोदी की मदद से वो मालवा के ऊपर हमला करता है और मालवा को दोबारा से अपनी डायनास्टी के अंदर शामिल करता है, सैयद डायनास्टी के अंदर। 1445 मोहम्मद शाह की डेथ के बाद अलाउद्दीन आलम शाह की बारी आती है। आलम शाह को कोई इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स के अंदर, रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देयरफॉर वो चूज़ करता है कि दिल्ली से रहने के बजाय वो बेडुइन एक एरिया है जो कि पीसफुल एरिया है, वहाँ पर रहने को, और पीसफुली जो है वो अपनी जो गवर्नमेंट है वो किसी और को, बहलोल लोदी को, जिसने मालवा को कैप्चर करने में हेल्प की थी मोहम्मद शाह की, उसको वो सौंप देता है। इस तरीके से सैयद डायनास्टी से बहलोल लोदियों के पास जो है हुकूमत चली जाती है और ये पहली डायनास्टी है 500 डायनास्टीज़ में जो दिल्ली सल्तनत पर जो है राज करती हैं, जिसमें कोई खून खराबा हम नहीं देखते, कोई जंग, कोई फसाद नहीं देखते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ द पावर्स में। ये थी सैयद डायनास्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोधी डायनास्टी की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।